विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ले रहे हैं अविकारी शब्दों के तहत, और वो टॉपिक है समुच्चय बोधक अवयव, है ना। समुच्चय बोधक। तो हम जानेंगे कि समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं, क्या परिभाषा है, कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे संबंधित प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अंत तक आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही उपयोगी जो है क्लास है आपके लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय बोधक अवयव क्या है ना। समुच्चय बोधक, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे अवयव शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उन्हें हम समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं, है ना। ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। यानी कि समुच्चय बोधक शब्द में क्या क्या बातें होगी? ये परस्पर दो वाक्यों को जोड़ेंगे, या परस्पर दो शब्दों को जोड़ेंगे, या परस्पर दो वाक्यांशों को जोड़ेंगे। क्लियर बात हो गई, है ना। तो जो है कहने का मतलब है कि समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते हैं, है ना, करते ही हैं। ये तो करते ही, हमने ऊपर समझा, है ना। लेकिन साथ ही विकल्प, है ना, साथ ही जो है विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने, है ना। ये परिणाम भी बताएंगे, अर्थ भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे, एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। क्लियर बात। यानी कि इसमें वो उन शब्दों का प्रयोग होता है जो क्या क्या अर्थ देंगे। परिणाम सूचक अर्थ दे सकते हैं, है ना, या भेद, कोई किसी प्रकार का कोई भेद प्रकार बताना है तो उसका अर्थ दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो है ये कोई कार्य का कारण भी बता सकते हैं। तो इस ऐसे बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है। तो समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं। इसके भेद की जब हम बात करते हैं तो इसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं। याद रखना, कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ठीक है। और परिभाषा में क्या जाना हमने कि ऐसे अवयव शब्द जो परस्पर दो शब्दों या, है ना, या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, या जो जोड़ने का जो बोध करवाते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है। तो अब पहला हम लेते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है। पहला कौन सा हो गया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसकी परिभाषा हो गई ऐसे अवयव। परिभाषा क्या होगी? जान दीजिए। ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। अब देखो मुख्य वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं, आप समझिएगा थोड़ा इस बात को। यानी कि समानाधिकरण जो अवयव शब्द हैं, वो जिन वाक्यों को जोड़ेंगे वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे। क्लियर। यानी कि जैसे दो वाक्यों को जोड़ा तो वो पहला वाक्य भी स्वतंत्र है, वो भी मुख्य है, और दूसरा वाक्य है वह भी मुख्य है ना। वो दूसरा वाक्य इस पर आश्रित नहीं है, वो भी मुख्य है। यानी उन दोनों वाक्यों पर आप जो है योजक चिन्ह हटा करके, है ना, समुच्चय बोधक जो शब्द है वो हटा करके दोनों वाक्यों को जब आप अलग करोगे तो दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ होगा। समझ गए? तो ये दोनों वाक्यों, मुख्य वाक्यों को जोड़ रहे हैं दोनों को, है ना। ये समझने की बात है। तो ये शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम देखें तो पहले आते हैं संयोजक अवयव। ठीक है। तो संयोजक अवयव के अंदर कौन कौन से आगे? जैसे और है, तथा है, एवं आदि आगे। इसी प्रकार से विभाजक अवयव होते हैं, है ना, विकल्प। तो इसमें क्या आ गया? या आ गया, अथवा आ गया, कोई एक आ गया, है ना, कि चाहे, है ना, नहीं तो, है। इसी प्रकार से ना आदि शब्द आगे। ठीक है। फिर तीसरा आते हैं विरोध प्रदर्शक, जो विरोध को प्रकट करते हैं, विरोध सूचक शब्द होते हैं, जिसमें पर, परंतु, है। मैंने कहा ना, वह अच्छा लड़का तो है, परंतु मैंने उसका प्रश्न चिन्ह लगा दिया। समझ गए ना। तो किंतु, है, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि शब्द आगे। फिर कुछ शब्द होते हैं जो होते हैं परिमाण दर्शक, है ना, परिणाम दर्शक,
यानी फल को दिखाते हैं ना। तो अतः हम जैसे आवेदन पत्र लिखते हैं तो पूरा वर्णन लिख दिए पहले, फिर हम अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं ना, अतः आपसे अनुरोध है कि, यानी पूर्ण ऊपर ने जो पूरी बात लिखी है उसका परिणाम हम लिख रहे हैं निष्कर्ष में। तो अतः शब्द आ गया, जैसे अतएव आ गया, सो आ गया, जैसे फलतः शब्द हो गया। अब दूसरा जो आता है उसको हम लेते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, है ना, व्यधिकरण। पहला हमने पढ़ा था समानाधिकरण, दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं इसका प्रकार है वो व्यधिकरण अवयव। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्लियर बात होगी। हमने समानाधिकरण में तो कहा था कि वो परस्पर मुख्य वाक्यों को जोड़ेंगे, क्लियर बात। लेकिन व्यधिकरण के अंदर क्या हो रहा है, व्यधिकरण के अंदर मुख्य वाक्य तो एक ही है, शेष क्या है, उसके आश्रित वाक्य हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यधिकरण अवयव जो शब्द होते हैं उन शब्दों को जब उस वाक्य से हम हटा देंगे अगर, तो जो है उन शेष वाक्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। महत्व केवल और केवल जो मुख्य वाक्य उसी का रहेगा। जबकि समानाधिकरण में जो हम अवयव अगर हटा देते समुच्चय बोधक, तब भी जो है दूसरे जितने भी 2 वाक्य 3 वाक्य उन सब का महत्व बना रहता है ना, क्योंकि वो सब मुख्य वाक्य थे। लेकिन यहां पर मुख्य वाक्य तो एक होगा, शेष आश्रित वाक्य होंगे, ये समझने की बात है। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा क्या बन गई, वापस समझिएगा। ऐसे अवयव हैं, ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। क्लियर बात। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे कारणवाचक, कारण बताने वाले जो अवयव होते हैं, तो उसमें क्या हो गया, क्योंकि, इसलिए, हैं, क्योंकि हो गया, हैं, इसलिए। मुझे आज के, जैसे मैं वाक्य बोल के बताऊं आपको, मुझे आज बाहर जाना है इसलिए मैं यह काम पहले करूंगा। मुझे आज बाहर जाना है इसलिए मैं यह काम पहले कर रहा हूं। क्लियर ना। तो ये अब यह काम मैं पहले कर रहा हूं, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो आपके मन में प्रश्न रहेगा कि सर ये काम आप पहले क्यों कर रहे हो, समझ गए, है ना। तो अब मतलब ये दूसरा वाला वाक्य मैंने बोला, ये आश्रित वाक्य हो गया, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, समझ गए। तो ये शब्द ऐसा बोध करवाते हैं। तो इसलिए हो गया, है ना, के कारण हो गया, इसी प्रकार से चूंकि हो गया, आदि शब्द आगे। दूसरा आता है उद्देश्यवाचक। तो उद्देश्यवाचक अवयव भी होते हैं इसमें, जैसे जो कि, है ना, जो कि, ताकि, है, तुम मेहनत करो ताकि सफल हो सको। अब मैंने ताकि शब्द हटा दिया और तुम सफल हो सको, तो इसका कोई अर्थ हुआ क्या, कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। तुम मेहनत करो, ये तो स्वतंत्र अर्थ हो गया क्योंकि ये मुख्य वाक्य है। लेकिन तुम सफल हो सको, ये स्वतंत्र वाक्य नहीं है, ये आश्रित वाक्य है, क्योंकि इसका स्वतंत्र, इसका कोई अलग से इसका कोई अर्थ, ये केवल मैं इतना ही बोलूंगा तो आपके मन में प्रश्न बना रहेगा, इसलिए ये स्वतंत्र वाक्य नहीं, ये आश्रित वाक्य हो गया। तो ये जो है एक मुख्य वाक्य होता है, शेष आश्रित वाक्य होते हैं इसके अंदर, किसमें, व्यधिकरण में। तो जो कि हो गया, ताकि हो गया, आदि शब्द हो गए, ठीक है। अगला आता है संकेतवाचक। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, यदि, है ना, यदि, है ना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता है। तो मैंने ये यदि शब्द अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई वाक्यों का अर्थ ही नहीं रहेगा, है ना। मैं प्रधानमंत्री होता, क्या होता, है ना, प्रश्न तो बना रहेगा ना। तो इसलिए ये संकेतवाचक शब्द क्या हो गए, यदि, तो, है ना, यदि, फिर तो, फिर यद्यपि, तथापि, है ना, जब, तब, आदि हो गए। क्लियर, है ना। अगला आता है स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक जो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो कि, है ना, जो, अर्थात। अपन किसी बात को स्पष्ट करने के लिए लिखते हैं ना, अर्थात, पहले वर्णन किया फिर उसका लिखेंगे अर्थात, ये अर्थ हुआ, है ना, ऐसा वाक्य लिखते हैं साथ में जोड़ करके। मानो, है ना, ये शब्द होता है। तो ये शब्द जो है वो सबके शब्द किस में आते हैं, व्यधिकरण अवयव, व्यधिकरण जो समुच्चय बोधक अवयव है उसके तहत आते हैं। मैंने आपको कहा था कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अब जैसे मान लीजिए
समुच्चय बोधक अवयव से अगर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे पूछे जाते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। तो जैसे वहां पर आपको वाक्य दे दिया एक, ठीक है, आपको वाक्य क्या दे दिया कि शाम यहां रहेगा और राम वहां जाएगा। शाम यहां रहेगा और राम यहां रहेगा। अब ये वाक्य लेकिन नीचे लिख दिया उक्त वाक्य में अवयव प्रयुक्त हुआ है। फिर वहां अ में आपको दे देंगे संयोजक अवयव, ब में दे देंगे आपको विभाजक अवयव हैं, स में आपको दे देंगे जो है विरोध परक अवयव है ना, द में दे देंगे आपको परिणाम दर्शक अवयव। तो आपको पता होना चाहिए और कौन से अवयव में कहलाता है, और आता है संयोजक अवयव में। क्लियर बात होगी ना। ऐसे जैसे या आपको जो है पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जो है तुम मेहनत करो, है ना, जिससे सफल हो सको, हैं, तुम मेहनत करो जिससे सफल हो सको। अब इसमें जो है इसमें उक्त वाक्य में कौन सा अवयव प्रयुक्त हुआ है ना, तो वहां दे देंगे कि समानाधिकरण अवयव, व्यधिकरण अवयव हैं, या जो कह देंगे विभाजक अवयव, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा अवयव प्रयुक्त हुआ है, इसमें व्यधिकरण अवयव प्रयुक्त हुआ है ना। तो ये हमको जो है समझ में आना चाहिए। परीक्षा में कैसे भी घुमा करके आपसे पूछे तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि अवयव जो है अवयवों की श्रेणी में, यानी जिसको अविकारी शब्द हम कहते हैं, उसमें समुच्चय बोधक अवयव क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, कितने प्रकार है उनके, और उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, ये हमने आज की कक्षा में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य समझ में आया होगा। आप उत्तरोत्तर सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।